हेलो फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के प्रॉपर्टी टाइप्स होते हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया में। इस सेशन के बाद आपको ये पता चलेगा कि कितना वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं अगर हम रियल एस्टेट अपने रहने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने निकले तो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे कम ग्रोथ हो, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। आरओआई के हिसाब से उनको हम स्टैक करेंगे। दैट विल मेक मोर सेंस। सबसे पहला प्रॉपर्टी टाइप होता है हाई राइज कॉन्डो। तो हाई राइज कॉन्डो यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी कॉन्डो जिसमें 12 से ऊपर फ्लोर्स हैं, स्टोरीज हैं, तो उसको हाई राइज कॉन्डो बोल दिया जाता है। मिड राइज कॉन्डो भी एक टर्म होती है जहाँ पर फ्लोर्स मान लीजिए 4th फ्लोर से लेकर 12th फ्लोर तक है, तो उसको मिड राइज कॉन्डो बोलते हैं। वो बिल्डिंग्स जो हाई राइज नहीं है, मिड राइज है। और लो राइज कॉन्डो भी तीसरी एक टर्म है जो यहाँ पे यूज़ होती है जीटीए में। वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे 3 से 4 स्टोरी तक की हाइट है। अब हाई राइज कॉन्डो सबसे पहला प्रॉपर्टी टाइप है और इस प्रॉपर्टी टाइप में ग्रोथ सबसे कम इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टी टाइप्स विच यू विल सी शॉर्टली। सबसे कम ग्रोथ इस प्रॉपर्टी टाइप में इसीलिए होती है क्योंकि जब भी हम हाई राइज कॉन्डो की बात करते हैं या लो राइज कॉन्डो की बात करते हैं तो उनके साथ एक मंथली फीस एसोसिएटेड होती है। मंथली फीस मान लीजिए एक 700 स्क्वायर फुट का कॉन्डो है तो अमूमन 500 से $550 लगभग उसकी फ़ीस मंथली फ़ीस होती है। और विद टाइम जैसे जैसे एजिंग होती है बिल्डिंग की, वो फ़ीस थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है विद द एक्सपेंसेस ऑफ द बिल्डिंग। और वो फ़ीस ऐसा नहीं कि बिना बात के वो फ़ीस देयर इज़ अ रीज़न, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर दैट फ़ीस। क्योंकि वो फ़ीस अगर हम वो मेंटेनेंस फ़ीस ना दें सारे के सारे यूनिट होल्डर, तो यूनिट होल्डर हमेशा अपनी क्लैनिनेस और सफाई रखेगा अपनी यूनिट के अंदर का। बट जो बाहर के हॉलवेज होंगे हर फ्लोर पे, वो सारे अगर ना साफ़ किए जाएँ 1 हफ्ता या 10 दिन, तो एकदम से वो अनहैबिटेबल हो जाएगी बिल्डिंग। तो इसीलिए स्टाफ को कमीशन करना पड़ता है टू क्लीन ऑल द एरियाज एंड द लॉबी, ऑल कॉमन एरियाज ऑफ द बिल्डिंग, एंड दैट्स वेयर मनी गोज। पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग गराज है तो उसकी मेंटेनेंस, बाहर लैंडस्केपिंग कॉन्डो कॉम्प्लेक्स में उसकी मेंटेनेंस, या स्नो क्लीनिंग या गार्बेज कलेक्शन, इन सब चीज़ों में, या बिल्डिंग का जो एनवेलप है, जो एक्सटीरियर उसका सारा फैकेड है, उसका जो मेंटेनेंस है, ऑल ऑफ दैट थिंग्स रिक्वायर्स मनी। तभी जब भी हम कॉन्डो में इन्वेस्ट करते हैं उसकी एक कॉन्डो फीस होती है। वो कॉन्डो फीस की वजह से यही रीज़न होता है कि उसकी आरओआई सबसे कम होती है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। बिकॉज जो बायर है, बायर प्रॉस्पेक्ट, वो ये सोचता है कि भाई मैं जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या एक घर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये $550 या $600 जो मेंटेनेंस है, माइट एज वेल लेट मी टेक मोर मॉर्टगेज इफ़ पॉसिबल, और मैं कुछ फ्री होल्ड ले लेता हूँ, तो मेरा ये ज़ाया नहीं होगा हर मंथ का जो एक्सपेंस है। दूसरा रीज़न ये होता है कि उसकी सबसे कम आरओआई होती है कि जब हम एक कॉन्डो एसेट को कैश फ्लो के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, तो उसमें हमारी जो बॉटम लाइन है उसमें से लीकेज हो जाता है। बिकॉज हमारा जो रेंटल कैश फ्लो है, मान लीजिए एक कॉन्डो है जो स्क्वायर 1 एरिया में है और उसमें 2800 रेंट आ रहा है और उसकी मेंटेनेंस है $600, तो जो हमारा बॉटम लाइन है वो 2200 ही रह जाता है। सो दैट्स अ वेरी रीज़न कि कॉन्डोज, हाई राइज कॉन्डोज हमारे इस ग्राफ में, हमारे स्टैक में मल्टीपल प्रॉपर्टी टाइप्स के सबसे ऊपर आते हैं, यानी सबसे कम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। हाई राइज कॉन्डो के बाद एक नया प्रॉपर्टी टाइप है जो जीटीए में चला है पिछले ऑलमोस्ट 10-12 साल से, आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं स्टैक्ड कॉन्डो। तो स्टैक्ड कॉन्डो क्या होता है कि ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग होती है और इनमें, जैसे इसके नाम से जाहिर होता है, इसमें 1 यूनिट इज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ अदर। सो देयर वुड बी 1 यूनिट, सबसे नीचे वाली बॉटम यूनिट, इसको गार्डन यूनिट भी कभी कभी बिल्डर्स बोलते हैं, उसके ऊपर फिर एक यूनिट होगी और फिर एक और यूनिट, ऐसे होगी। और इसकी पहचान ऐसे होती है, अगर मैं आपको बताऊं कि यू इन दीज 3 स्टोरी बिल्डिंग्स, आप देखोगे कि हर
40 से 50 फुट के बाद 3 या 4 डोर्स होंगे एक साथ। आप एक डोर खोलोगे तो एकदम से स्टैक ऑफ स्टेयर्स होगा, सीधा स्टेयर्स होंगी। आप स्टेयर्स से ऊपर जाते हो तो ऊपर आपके लिविंग, डाइनिंग, किचन और फिर पाउडर, एंड देन फिर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होंगी जहाँ पे आप ऊपर जाते हो तो 2 बेडरूम और वॉशरूम। अब वापस अगर हम स्ट्रीट लेवल पे आ जाएं, दूसरा डोर खोलें तो उसमें सारी की सारी किचन, डाइनिंग, लिविंग और दोनों बेडरूम, वॉशरूम सब कुछ एक ही लेवल पे है। तीसरा डोर खोलें तो वहाँ पे किचन, डाइनिंग, लिविंग है और फिर नीचे जाते हैं तो वहाँ पर 2 बेडरूम है। तो इट्स काइंड ऑफ अ सैंडविच। तो एक ऐसे है यूनिट, एक ऐसे है और एक ऐसे है। इसको इसी वजह से नाम दिया जाता है स्टैक कॉन्डो। और स्टैट कॉन्डो की जो मेंटेनेंस फीस है वो आप मान के चलो कि अगर 1000 स्क्वायर फुट का स्टैट कॉन्डो है तो उसकी मेंटेनेंस फीस होगी अराउंड $250 से $300। ये वेरी करेगी बेस्ड ऑन कॉन्डो कॉर्पोरेशन, बट जनरल बॉल पार्क आइडिया आई एम गिविंग। तो आप इससे देख सकते हो कि जो हाई राइज कॉन्डो है उससे मेंटेनेंस फी ऑलमोस्ट आधी है इनमें। और हाई राइज कॉन्डो में सिर्फ एक समानता होती है कि इनके अंदर जो पार्किंग है, अंडरग्राउंड गराज जो है वो सेम कॉन्सेप्ट पे होता है कि जैसे हाई राइज कॉन्डो में आप नीचे रैंप से जाते हैं और अंडरग्राउंड गराज होता है, पार्किंग होती है, सेम ऐसे ही स्टैट कॉन्डो में भी आप नीचे जाएंगे अंडरग्राउंड और वहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी। इनमें कोई कॉमन अमेनिटीज़ नहीं होती। जैसे हाई राइज कॉन्डो में थिएटर रूम, पूल रूम, स्विमिंग पूल इंडोर या आउटडोर, टेनिस कोर्ट, ये सब चीज़ें जो रहती हैं, या जिम्नेजियम, फिटनेस रूम, स्क्वाश कोर्ट, ये सब चीज़ें जो एक हाई राइज कॉन्डो में अमूमन आप देखते हो वो सब चीज़ें एक स्टैट कॉन्डो में नहीं रहती, जिसकी दिस इज़ द अदर रीज़न कि स्टैट कॉन्डो की जो मेंटेनेंस फ़ी है वो ऑलमोस्ट आधे से भी कम रह जाती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उसकी जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट हैं और जो लिवेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू हाई राइज कॉन्डो। बिकॉज इसमें आपको बिल्डिंग से निकल के एलिवेटर में जाके फिर नीचे जाके फिर बाहर नहीं आना। इसमें यू कैन जस्ट वॉक डाउन टू द स्ट्रीट लेवल बिकॉज योर एक्सेस ओपन्स एट राइट एट द स्ट्रीट लेवल। इसीलिए सेकंड पोजीशन पे आता है स्टैट कॉन्डो इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। तो 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम में कॉन्सेप्ट होता है कि आप अंदर घुसे और आपके पास एक यूटिलिटी रूम है मेन फ्लोर पे, एक नोशनल लिविंग रूम है। आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे मेन लिविंग स्टार्ट होती है जहाँ पे लिविंग, पाउडर, किचन, ब्रेकफास्ट एरिया ये सब कुछ है। फिर आप और एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेके सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको रिटायरिंग लेवल यानी बेडरूम्स मिलते हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ में कई बार बेसमेंट भी एक्सकेवेटेड नहीं होती, तो ये इसको बोलते हैं 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम। और इनमें पीछे बैकयार्ड होता है, बट वो बैकयार्ड थियोरेटिकली कॉन्डो कॉर्पोरेशन का हिस्सा होता है। तो जब भी हम कॉन्डोज़ की बात करें, चाहे वो हाई राइज कॉन्डो हो, चाहे वो लो राइज कॉन्डो टाउन होम हो, उनमें जब टाइटल ट्रांसफ़र होता है, जब आप खरीदते हो प्रॉपर्टी, तो आपके नाम पे टाइटल में सिर्फ यूनिट के अंदर का हिस्सा होता है। जो यूनिट के बाहर का हिस्सा है, हॉलवे या फिर ड्राइववे जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क है, या फिर पीछे बैकयार्ड, अगर लो राइज टाउन होम की बात करें, तो ये सारे के सारे कॉन्डो कॉर्पोरेशन का पार्ट होते हैं। और इसीलिए 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम में पीछे बैकयार्ड में हमेशा आप देखोगे कि नोशनल 10-10 फीट की फेंस होगी और पीछे से वो ओपन होगा। और अगर आप पुराने देखोगे 25, 30, 35, 40 साल पुराने कॉन्डो कॉम्प्लेक्सेस, तो वहाँ पर आप पाओगे कि पीछे से भी एनक्लोज्ड है। तो वो ऐसे होता है क्योंकि जो होम ओनर एसोसिएशन होती है, जो कॉन्डो कॉर्पोरेशन होती है, वो बनती तो यूनिट होल्डर्स के साथ ही है, जो यूनिट ओनर्स हैं। विद टाइम वहाँ पे वो उसको लेवरेज लेते हैं और वो बाय लॉ अमेंड करके दे अलाउ मेकिंग अ क्लोज्ड फेंस, लीविंग सम स्पेस इन द बिहाइंड फॉर कॉन्डो कॉर्पोरेशन एक्सेस। बट नए अगर आप कॉन्डो देखोगे 3 स्टोरी या 2 स्टोरी, तो उसमें आप पाओगे कि साइड में नोशनल फेंस होगी 10-10 फीट की, बट पीछे से वो एनक्लोज नहीं होगी, सो लेस प्राइवेसी। इनकी फीस और भी कम होती है स्टैट कॉन्डो से, बिकॉज स्क्वायर फुटेज ज़्यादा हो गया और फीस कम हो गई, तो इसीलिए ये उनसे अच्छे माने जाते हैं।
स्टैट कॉन्डो में हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमारे दाएं बाएं हर तरफ कोई ना कोई रह रहा था, बट द डिज़ाइन वॉज सच कि नेचुरल लाइट चारों तरफ विंडो से आ रही थी अंदर। बट 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम में हमारे ऊपर और हमारे नीचे कोई नहीं रह रहा, हमारा ही अपना एसेट है, बट हमारे दाएं और बाएं देर आर नेबर्स। तो दिस इज 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम। और 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम में एक और चीज़ मुझे आपको मेंशन करनी है कि आप देखोगे कि आप रोड पे पार्क नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्डो कॉम्प्लेक्सेस बनते ही ऐसे हैं कि वहाँ पर जगह सीमित है। तो वहाँ पर इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, एम्बुलेंस हुआ, फायर सर्विसेज हुए, उसके लिए दे वांट टू इंश्योर कि रोड हमेशा फ्री रहे, उसका जो पैसेज है रोड का। इसीलिए वहाँ पे कभी भी आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। एक फ्री होल्ड सब डिवीज़न में जैसे आपने देखा भी है कि गाड़ी सड़क पे भी पार्क कर्ब के साथ कर सकते हो, बट एक कॉन्डो कॉम्प्लेक्स में कभी भी गाड़ी आप सड़क पे पार्क नहीं कर सकते। तो अगर गाड़ी है तो या तो आपके गराज में होगी, या आपके ड्राइववे पे होगी, या फिर विजिटर पार्किंग आप देखोगे कि हर एक 50 मीटर पे लगभग विजिटर पार्किंग होगी, और जहाँ पर 4 या 6 या 8 या 12 स्लॉट्स होंगे या 20 स्लॉट्स होंगे, और उसमें आप पार्क कर सकते हैं, और वो ज़मीन सब कॉन्डो कॉरपोरेशन का हिस्सा है। सो दिस इज 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम। 2 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम में दे आर कंसिडर्ड बेटर देन 3 स्टोरी, उनसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें लिविंग थोड़ी और अच्छी हो जाती है। इसमें जब हम अंदर घुसते हैं प्रॉपर्टी के, तो लिविंग लेवल वहीं से चालू हो जाता है। लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, ब्रेकफास्ट, इफ फैमिली रूम इज देयर, एवरीथिंग, किचन, एवरीथिंग इज एट द सेम लेवल, एट द स्ट्रीट लेवल। 3 स्टोरी में अगर आपने ध्यान दिया, हम घुसे हैं तो वहाँ पे यूटिलिटी रूम है, एक नोशनल लिविंग रूम है, फिर ऊपर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेते हैं, वहाँ से मेन लिविंग चालू होती है। तो जब भी आप बाहर से कुछ भी ग्रोसरीज लेके आओगे, यू हैव टू क्लाइम अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड देन यू विल रीच एट द लिविंग लेवल। इसी रीज़न की वजह से 2 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम इज कंसिडर्ड बेटर in terms of growth and ROI and livability than a 3 story condo town home. अब 2 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम एक और तरीके से भी स्कोर करता है कि 2 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम में बेसमेंट भी एक्सकेवेटेड होती है। तो जो यूटिलिटी रूम है, जो फर्नेस है, ह्यूमिडिफायर है, हॉट वाटर टैंक है, ये सब बेसमेंट में हाउस्ड होते हैं। और उसके अलावा बेसमेंट में यू गेट 550-700 स्क्वायर फुट ऑफ स्पेस, जहाँ पे आप रेट्रोफिट करके उसमें अपनी रिक्रिएशन की कुछ बना सकते हो। 3 स्टोरी फ्री होल्ड टाउन होम, लुक एंड फील में एकदम सेम एज 3 स्टोरी कॉन्डो टाउन होम। द डिफरेंस इज कि इसके अंदर बैकयार्ड पीछे से एनक्लोज कर सकते हो। इसके अंदर जब टाइटल ट्रांसफ़र होता है, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो आपके नाम पे लैंड एज वेल एज प्रॉपर्टी विच इज़ बिल्ट ऑन द लैंड, दोनों जो है आपकी ओनरशिप में होती है। तो जिस लैंड पे, तभी इसका नाम भी ऐसा है कि फ्री होल्ड, फ्री फ्रॉम एनी होल्ड, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो वो पूरा का पूरा जो है आपके नाम पे है। और ड्राइववे आगे या वो सारा हिस्सा भी बेसिकली लैंड, इट्स अंडर योर टाइटल। इनके अंदर रोड पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, ऑफ कोर्स एज पर द म्यूनिसिपल बाय लॉ, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, बट मोस्टली आप देखोगे एटलीस्ट वन साइड ऑफ द रोड you will see municipalities allow to park if it's not a busy arterial road. 2 story freehold town home, 3 story freehold town home में बेसमेंट एक्सकेवेशन नहीं थी। यूटिलिटी रूम यानी फर्नेस, ह्यूमिडिफायर और हॉट वाटर टैंक मेन फ्लोर पे ही एक जगह पे अलोकेशन था, एक स्पेस में। 2 स्टोरी फ्री होल्ड टाउन होम में बेसमेंट है, एक्सकेवेटेड है, उससे हमें एडिशनल 600, 700, 800 स्क्वायर फुट स्पेस मिल जाता है अगर आप फिनिश करो। हमारे बेसमेंट, हमारे फर्नेस और हॉट वाटर टैंक की हाउसिंग वहाँ पे हम कर सकते हैं, और हमारी लिविंग थोड़ी बेहतर हो जाती है बिकॉज हम घुसते ही मेन फ्लोर पे सब कुछ हमें मिल जाता है। सेमी डिटैच प्रॉपर्टी एज अ नेम सजेस्ट कि वो एक तरफ से ही अटैच्ड है दूसरे नेबर के साथ, दूसरी प्रॉपर्टी के साथ, और एक तरफ से अटैच नहीं है। दे आर कंसिडर्ड बेटर देन टाउन होम्स बिकॉज फॉर द सेम रीज़न
टाउन होम हमेशा 6 या 8 या 10 घरों का ब्लॉक होगा, तो दे विल बी अटैच टू ईच अदर अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ एंड यूनिट टाउन होम। जो एंड यूनिट टाउन होम है वो सिर्फ एक तरफ से अटैच होगा। तो जो एंड यूनिट टाउन होम है वो फंक्शनली सेमी की तरह बिहेव करेगा, बट थ्योरेटिकली वो भी एक टाउन होम ही कहलाएगा। सेमी डिटैच्ड इसीलिए थोड़ा बेटर प्रॉपर्टी टाइप माना जाता है बिकॉज उसके अंदर ऑटोनॉमी और उसकी जो अपील है फॉर अ प्रॉस्पेक्ट बायर और अ फैमिली लिविंग इट्स लिटिल बिट हायर देन अ टाउन होम। बट मैंने देखा है और आपने भी ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा, आप कई बार देखोगे कि सेमी डिटैच्ड है पर वो बहुत छोटे हैं, कोजी हैं, और आप देखोगे टाउन होम है बट वो बहुत ही स्पेशियस है, आगे लिविंग है, डाइनिंग है, फिर फैमिली है पीछे। तो आई वुड से जो भी मैंने रियल एस्टेट में सीखा है कि इट्स रियली नॉट अबाउट प्रॉपर्टी टाइप, इट्स ऑल्सो अबाउट द लेआउट कि अंदर प्रॉपर्टी के कैसा है। अल्टीमेटली मैं उस जगह को कैसे यूज़ कर पाऊँगा, मेरी फैमिली उस जगह में कैसे रह पाएगी, लिवेबिलिटी कैसे अच्छी होगी या थोड़ी कम अच्छी होगी। तो टोटली डिपेंड्स ऑन द लेआउट एंड हाउ ऑल ऑफ द स्पेस इज़ लेवरेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। डिटैच प्रॉपर्टी टाइप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप है जहाँ पर प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी से जुड़ी नहीं हुई और इसमें सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। ड्राइववे प्राइवेट होता है, कोई बॉदरेशन नहीं है और आप साउंड या म्यूज़िक अगर तेज़ चले तो वो पड़ोसियों तक नहीं पहुँचेगा। सेम वेज अदर वे ऑल्सो इट होल्ड्स ट्रू, अगर वहाँ बजेगा तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स डिटैच प्रॉपर्टी टाइप की जो ग्रोथ है, जो आरओआई है, जो अपील है, वो सबसे ज़्यादा होती है। डिटैच प्रॉपर्टी टाइप भी फिर मल्टीपल तरह के होते हैं, सिंगल कार गराज, डबल कार गराज, ट्रिपल कार गराज, 4 कार गराजेस। एंड डिटैच प्रॉपर्टी टाइप को अगर आप अंदर से देखोगे तो डिटैच प्रॉपर्टी टाइप में फर्दर सब डिविजन्स होते हैं। सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिटैच्ड प्रॉपर्टी टाइप्स और हमारे अगले एपिसोड में मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा टू कंप्लीट दिस होल डिस्कशन ऑन प्रॉपर्टी टाइप्स। बट इस एपिसोड में ये चार्ट आप देख सकते हो कि दिस इज़ हाउ all these properties are organized. This is how the growth happens. The least growth is in the high-rise condos, followed by stat condos, followed by condo townhomes, both 3-story and 2-story, and then followed by these freehold property types. होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी फ़र्स्ट टाइम परचेज़ के लिए, उनके लिए बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है ये। और अगर कोई भी हेल्प रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको चाहिए तो आवर टीम एट एलेक्सर इज़ हेयर एंड वी विल डू द बेस्ट व्हाट इज़ पॉसिबल टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।